6 महीने पहले ही सूरज की शादी पड़ोस के एक गांव में रहने वाले श्याम की बेटी रिया से हुई थी। उसके पिता मास्टर दयाराम ने खुशी के इस मौके पर पूरे गांव को भोज दिया था। अब से पहले गांव में इतनी धूमधाम से किसी की शादी नहीं हुई थी। मास्टर दयाराम दहेज के लोभी नहीं थे, तभी तो उन्होंने श्याम जैसे रोज कमान खाने वाले की बेटी से अपने एकलौते बेटे की शादी की थी। उन्हें तो लड़की से मतलब था और रिया में वे सारे गुण थे जो मास्टर जी चाहते थे। 2:30 के बाद जब सूरज की कहीं नौकरी नहीं लगी तो मास्टर दयाराम ने उसके लिए शहर में मोबाइल फोन की दुकान खुलवा दी। शहर गांव से ज्यादा दूर नहीं था। सूरज मोटरसाइकिल से शहर आना जाना करता था। शादी से पहले रिया का अपने गांव के एक लड़के राहुल के साथ जिस्मानी रिश्ता था। गांव वालों ने उन दोनों को एक बार रात के समय रामदयाल के खलिहान में सेक्स संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गांव में बैठक हुई थी। दोनों को आइंदा ऐसी गलती न करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया था। रिया के माँ बाप गरीब थे। 2 बड़ी लड़कियों की शादी करके उनकी कमर पहले ही टूट हुई थी। उनकी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। ऐसे में जब मास्टर दयाराम के बेटे सूरज का रिया के लिए रिश्ता आया तो उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले राहुल वाली बात मास्टर दयाराम को न बता दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वही बहू अब राहुल के साथ घर से भाग गई थी। सूरज को फोन करके बुलाया गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग सकती है, उसकी नाक कटवा सकती है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, बिरादरी के मुखिया ने सलाह दी। नहीं मुखिया जी, मास्टर दयाराम ने कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के हक में नहीं हूँ। रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या होगा? अगर पुलिस उसे ढूंढ कर ले भी आई तो मैं उसे स्वीकार कैसे कर पाऊंगा? गलती शायद हमारी भी रही होगी। मेरे घर में उसे किसी चीज की कमी रही होगी, तभी तो वो सब कुछ ठुकरा कर चली गई। वह जिसके साथ भागी है उसी के साथ रहे। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। सूरज से एक बार पूछ लो। नहीं मुखिया जी, मेरा फैसला ही सूरज का फैसला है। शहर आकर रिया और राहुल किराए का मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। रिया पैसे और गहने लेकर भागी थी, इसलिए उन्हें खर्चे की चिंता न थी। वे खूब घूमते, खूब खाते और रात भर खूब मस्ती करते। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। राहुल खाट पर लेटा हुआ था, तभी रिया नहा कर लौटी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने छाती तक लहंगा बांध रखा था। राहुल उसे ध्यान से देख रहा था। साड़ी पहनने के लिए रिया ने जैसे ही नाड़ा खोला, लहंगा हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। रिया का बदन राहुल को बेचैन कर गया। उसने तुरंत रिया को अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। वो उसे खाट पर ले आया। अरे छोड़ो न, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? रिया कसमसाई। तुम चीज ही ऐसी हो जाने मन की, जितना प्यार करो उतना ही कम लगता है, राहुल ने लाड में कहा। रिया समझ गई कि विरोध करना बेकार है, खुद को सौंपने में ही समझदारी है। वो बोली, अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। इस वक्त कोई नहीं आएगा जाने मन। मकान मालकिन लक्ष्मी सेठ जी के घर बर्तन मांजने गई है। रही बात उसके पति कुंदन की, तो वो 10 बजे से पहले कभी घर आता नहीं। बैठा होगा किसी पान के ठेले पर। अब बेकार में वक्त बर्बाद मत कर, कहकर राहुल ने फिर 1 सेकंड की देर नहीं की। वे प्रेमलीला में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर आंगन से कुंदन की प्यासी निगाहें उन्हें देख रही थीं। दूसरे दिन कुंदन समय से पहले ही घर आ गया। जब से उसने रिया को राहुल के साथ बिस्तर पर मस्ती करते देखा था, तभी से उसकी लार टपक रही थी। उसकी बीवी लक्ष्मी मोटी और बदसूरत औरत थी। राहुल नहीं है क्या भाभी जी? मौका देखकर कुंदन रिया के पास आकर बोला। नहीं, वो काम ढूंढने गया है। एक बात बोलूं भाभी जी, तुम बड़ी खूबसूरत हो। रिया कुछ नहीं बोली। तुम जितनी खूबसूरत हो
तुम्हारी प्यार करने की अदा भी उतनी ही खूबसूरत है। कल मैंने तुम्हें देखा जब तुम खुलकर राहुल भैया को प्यार दे रही थी, कहकर उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। मुझे भी एक बार खुश कर दो। कसम तुम्हारी जवानी की, किराए का एक पैसा नहीं लूंगा। पागल हो गए हो क्या? रिया ने अपना हाथ छुड़ाया, पर पूरी तरह नहीं। पागल तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर तुमने खुश नहीं किया तो पागल जरूर हो जाऊंगा, कहकर उसने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, नहीं तो शोर मचा दूंगी। रिया ने नकली विरोध किया। शोर मचाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। शादीशुदा होकर पराये मर्द के साथ भागी हो। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, बस खबर देने की देर है। रिया तैयार होने वाली ही थी कि अचानक किसी के आने की आहट हुई। शायद राहुल था। कुंदन बौखला कर चला गया। राहुल को शक हुआ, पर कुंदन को कुछ कहने के बजाय उसने उसका मकान ही खाली कर दिया। उनके पैसे खत्म हो रहे थे। महंगा मकान लेना अब उनके बस में नहीं था। इस बार उन्हें छोटी सी खोली मिली। वह गंगाबाई की खोली थी। गंगाबाई चावल की मिल में काम करने जाती थी। उसका पति एक नंबर का शराबी था। उसके कोई बच्चा नहीं था। राहुल और रिया जवानी के खूब मजे तो ले रहे थे, पर इस बीच राहुल ने ये ख्याल जरूर रखा कि रिया पेट से न होने पाए। पैसे खत्म हो गए थे, अब गहने बेचने की जरूरत थी। सुनार ने औने पौने भाव में उसके गहने खरीद लिए। राहुल को कपड़े की दुकान में काम मिला था, पर किसी बात को लेकर सेठ जी के साथ उसका झगड़ा हो गया और उन्होंने उसे दुकान से निकाल दिया। उसके बाद तो जैसे उसने काम पर न जाने की कसम ही खा ली थी। रिया काम करने को कहती तो वह भड़क जाता था। रिया गंगाबाई के कहने पर उसके साथ चावल की मिल में जाने लगी। सेठ जी रिया से खूब काम लेते, पर गंगाबाई को आराम ही आराम था। वजह पूछने पर गंगाबाई ने बताया कि उसका सेठ एक नंबर का औरतखोर है। जो भी नई औरत काम पर आती है वो उसे परेशान करता है। अगर तुम्हें भी आराम चाहिए तो तुम भी सेठ जी को खुश कर दो। इसका मतलब गंगाबाई तुम भी? रिया ने हैरानी से कहा। पैसों के लिए इंसान को समझौता करना पड़ता है। वैसे भी मेरा पति ठहरा एक नंबर का शराबी। उसे तो खुद का होश नहीं रहता, मेरा क्या ख्याल करेगा? उससे न सही, सेठ से सही। रिया को गंगाबाई की बात में दम नजर आया। वह पराये मर्द के प्यार के चक्कर में भागी थी, तो किसी के भी साथ सोने में क्या हर्ज। अब सेठ किसी भी बहाने से रिया को अपने कमरे में बुलाता और अपनी बाहों में भरकर उसके गालों को चूम लेता। रिया को ये सब अच्छा न लगता। उसके दिलो दिमाग पर राहुल का नशा छाया हुआ था। वो सोचती कि काश सेठ की जगह राहुल होता, पर अब तो वो लाचार थी। उसने समझौता कर लिया था। कई बार वह और गंगाबाई दोनों सेठ को मिलकर खुश करती थीं। फिर भी उन्हें पैसे थोड़े ही मिलते। सेठ ऐयाश था, पर कंजूस भी। एक दिन राहुल बिना बताए कहीं चला गया। रिया उसका इंतजार करती रही, पर वह नहीं आया। जिसके लिए उसने ऐशोआराम की दुनिया ठुकराई, जिसके लिए उसने बदनामी झेली, वही राहुल उसे छोड़कर चला गया था। रिया पुरानी यादों में खो गई। राहुल रिया के भैया नोहर का जिगरी दोस्त था। उसका ज्यादातर समय नोहर के घर पर ही बीतता था। वे दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। छुट्टी के दिन जी भर कर शराब पीते और रिया के घर मुर्गे की दावत चलती। राहुल की बात बात में खिलखिला कर हंसने की आदत थी। उसकी इसी हंसी ने रिया पर जादू कर दिया था। दोनों के दिल में कब प्यार पनपा पता ही नहीं चला। रिया 12वीं जमात तक पढ़ चुकी थी। उसके माँ बाप तो उसकी पढ़ाई 8वीं जमात के बाद छुड़ाना चाहते थे, पर रिया के मामा ने जोर देकर कहा था कि भांजी बड़ी खूबसूरत है, 12वीं जमात तक पढ़ लेगी तो किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। पढ़ाई के बाद रिया दिन भर घर में रहती थी। उसका काम घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना और बर्तन मांजना था। माँ बाप और भैया काम पर चले जाते थे। नोहर से बड़ी 2 और बहनें थीं, जो ब्याह कर ससुराल चली गई थीं।
एक दिन राहुल नशे की हालत में नोहर के घर पहुंच गया। दोपहर का समय था। रिया घर पर अकेली थी। राहुल को इस तरह घर में आया देख रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने इस मौके को गंवाना ठीक नहीं समझा और एक दूसरे के हो गए। इसके बाद उन्हें जब भी समय मिलता एक हो जाते। एक दिन नोहर ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। घर में खूब हंगामा हुआ, लेकिन इज्जत जाने के डर से रिया के माँ बाप ने चुप रहने में ही भलाई समझी। पर राहुल और नोहर की दोस्ती टूट गई। रिया और राहुल मिलने के बहाने ढूंढने लगे, पर मिलना इतना आसान नहीं था। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया और वे दोनों रामदयाल के खलिहान में पहुंच गए। वे दोनों अभी दीन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में समाये हुए थे कि गांव के कुछ लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। समय गुजरा और एक दिन मास्टर दयाराम ने अपने बेटे सूरज के लिए रिया का हाथ मांग लिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। रिया ससुराल आ गई, पर उसका मन अभी भी राहुल के लिए बेचैन था। पति के घर की सुख सुविधाएं उसे रास नहीं आती थीं। दोनों के बीच मोबाइल फोन से बातचीत होने लगी। रिया की सास जब अपने गांव गईं, तो उसने राहुल को फोन करके बुला लिया और वे दोनों चुपके से निकल भागे। अब रिया पछतावे की आग में झुलस रही थी। उसे अपनी करनी पर गुस्सा आ रहा था। गर्मी का मौसम था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उसे ससुराल की याद आ गई। ससुराल में होती तो वो कूलर की हवा में चैन की नींद सो रही होती, पर उसने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। उसे सूरज की याद आ गई। कितना अच्छा था उसका पति, किसी चीज की कमी नहीं होने दी उसे, पर बदले में क्या दिया, दुख दर्द, बेवफाई। रिया सोचने लगी कि क्या सूरज उसे माफ कर देगा। हाँ, जरूर माफ कर देगा। उसका दिल बहुत बड़ा है, वो पैर पकड़कर माफी मांग लेगी। बहुत दयालु है वह। रिया ने अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का मन बना लिया। गंगाबाई, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। किराए का कितना पैसा हुआ है बता दो, रिया ने कहा। रिया, मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बहन की तरह माना है। मैं तेरी परेशानी जानती हूँ। ऐसे में मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि तू अपनी पुरानी दुनिया में लौट जा। मेरा आशीर्वाद है कि तू हमेशा सुखी रहे। मन में विश्वास और दिल के एक कोने में डर लेकर जब रिया बस से उतरी, तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचाने, इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया था। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, उसके पांव ठिठक गए। सूरज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो उसने उस 2 मंजिला पक्के मकान पर एक नजर डाली। लगा जैसे अभी अभी रंग रोगन किया गया हो। जरूर कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हुआ होगा। बहू तभी रिया के कान में किसी औरत की आवाज गूंजी। वो आवाज उसकी सास की थी। उसका दिल उछला। सासू माँ ने उसे घूंघट में भी पहचान लिया था। वो दौड़कर सासू माँ के पैरों में गिरने को हुई, लेकिन इससे पहले ही उसकी सारी खुशियाँ पल भर में गम में बदल गईं। बहू, सूरज को ठीक से पकड़कर बैठो, नहीं तो गिर जाओगी। रिया ने देखा, सूरज मोटरसाइकिल पर सवार था और पीछे एक औरत बैठी हुई थी। रिया को ये देखकर धक्का लगा। इसका मतलब सूरज ने दूसरी शादी कर ली। उसका इंतजार भी नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, मोटरसाइकिल फर्राटे से उसके बगल से होकर निकल गई। रिया ने उन्हें देखा। वे दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी वहाँ एक साइकिल सवार गुजरा। रिया ने उसे रोका। चाचा, अभी सूरज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर गई वो औरत कौन है? अरे, उसे नहीं जानती बेटी, लगता है कि इस गांव में पहली बार आई हो। वह तो सूरज बाबू की नईनवेली दुल्हन है। नईनवेली दुल्हन? हाँ बेटी, वह सूरज बाबू की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी बड़ी चरित्रहीन निकली, अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई। वह बड़ी बेहया थी। इतने अच्छे परिवार को ठोकर मारकर भागी है, कभी सुखी नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वह साइकिल सवार आगे बढ़ गया। रिया को लगा
उसके पैर तले की जमीन खिसक रही है और वो उसमें धंसती चली जा रही है। अब उससे एक पल भी वहाँ रहा नहीं गया। जिस दुनिया में लौटी थी वहाँ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा था। तभी रिया को अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगी, अपना मायका। सारी दुनिया भले ही उसे ठुकरा दे, पर मायका कभी नहीं ठुकरा सकता। भारी मन लिए वो मायके के लिए निकल पड़ी। किवाड़ बंद था। रिया ने दस्तक दी। माँ ने किवाड़ खोला। माँ वह जैसे ही दौड़कर माँ से लिपटने को हुई, पर माँ के इन शब्दों ने उसे रोक दिया। अब यहाँ क्या लेने आई है? माँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। हमारी नाक कटा कर भी तुझे चैन नहीं मिला, जो बची इज्जत भी नीलाम करने आई है। ये दरवाजा अब तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। नहीं माँ, वो रोने लगी, ऐसा मत कहो। तू हम सब के लिए मर चुकी है। अच्छा ये है कि तू कहीं और चली जा। कहकर माँ ने तुरंत किवाड़ बंद कर दिया। रिया किवाड़ पीटने लगी और बोली, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। पर माँ ने दरवाजा नहीं खोला। भीतर माँ रो रही थी और बाहर बेटी। रिया को लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो चुका है। उसकी हालत पेड़ से गिरे सूखे पत्ते जैसी हो गई है, जिसे बर्बादी की तेज हवा उड़ा ले जा रही है, दूर, बहुत दूर। इस सब के लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी। उससे अब और आगे बढ़ा नहीं गया। वह दरवाजे के सामने सिर पकड़कर बैठ गई और सिसकने लगी। अब गंगाबाई के पास लौटने और सेठ को खुश रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर कब तक?